मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी लवर्स फैमिली। और आगे हम करते हैं अपनी जो 1000 MCQ की सीरीज़ है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। टीचिंग एप्टीट्यूड और एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका। लगभग हम 300 के करीब पहुँच गए हैं और जल्दी ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली एक एक वीडियो अपलोड करके जल्दी से ये वाली सीरीज़ पहले कंप्लीट करा दी जाए। उसके बाद थ्योरी सेशन शुरू कर लेंगे हम। जो पॉइंट टॉपिक्स रह गए हैं, वैसे कुछ थ्योरी के वीडियोस भी मैं बना चुका हूँ। आप लोग जिन्होंने नहीं देखे वो ज़रूर देख लें, आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे। चलो, तो आज का जो पहला प्रश्न है, प्राथमिक आवश्यकताओं से उदय होती है। क्या होती है? शारीरिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, द्वितीयक आवश्यकताएं या इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है कि जो हमारी प्राइमरी नीड्स होती हैं, प्राइमरी नीड्स से किसका उदय होगा? देखिए, प्राइमरी नीड्स जो हमारी होती हैं, वो जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं उन्हीं को हम बेसिक नीड्स कह सकते हैं या प्राथमिक आवश्यकताएं। मुख्य हमारी शारीरिक आवश्यकताएं ही हैं और वही हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं होती हैं। तो शारीरिक आवश्यकताएं तो हो ही नहीं सकता है, तो प्राथमिक आवश्यकताओं से शारीरिक आवश्यकताओं का उदय नहीं हो सकता है, यूँ कह सकते हैं, क्योंकि शारीरिक आवश्यकताएं ही प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। ठीक। अब अगर हमारी शारीरिक आवश्यकताएं पूर्ति होती हैं, शारीरिक आवश्यकताओं में क्या आएगा? हमारा भूख, प्यास, भोजन, मतलब सब इसके लिए हमें खाना चाहिए होगा सबसे मेन। तो खाना चाहिए होगा, ये हमारी क्या है? प्राथमिक आवश्यकता बोल सकते हैं या शारीरिक आवश्यकता भी बोल सकते हैं। तो जब यूँ समझिए कि अगर आपके पास या मेरे पास खाने के लिए ही नहीं है, शाम का खाना ही नहीं है, तो क्या हम एक अच्छा मकान बनाने की सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। क्यों? क्योंकि हमारी पहले प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई है। तो प्राथमिक आवश्यकताओं की जब पूर्ति होगी तो उदय होता है। किसका उदय होगा? फिर हमारी सेकेंडरी आवश्यकताओं का उदय होगा। जब हमारा मतलब शारीरिक जो आवश्यकताएं हैं, भूख, प्यास, भोजन की प्राप्ति हो जाएगी, तब हम दूसरी आवश्यकताएं, द्वितीयक आवश्यकताएं, जो हमारी सुरक्षा और सम्मान की आवश्यकताएं होती हैं, तो वो हम कब देखेंगे? जब हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी या प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक आवश्यकताओं का उदय होता है प्राथमिक आवश्यकताओं से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है दंड व आरोप को, पुरस्कार व प्रशंसा को, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा या अधिकारी बनने की इच्छा। तो सही आंसर हो जाएगा अधिगम की सफलता का मुख्य आधार जो है वो क्या होगा? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। देखिए, अगर व्यक्ति के अंदर लक्ष्य को प्राप्त करने की उत्कृष्ट इच्छा आ गई है तो आप अधिगम की सफलता का उसको मुख्य आधार मान सकते हैं। ठीक है। अगर आप कुछ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और आपके अंदर जो है लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो आपकी अधिगम सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है। इनमें से कौन सा प्रेरक नहीं है ये बताना है। उच्च पद नहीं है, सम्मान नहीं है, कुसंग नहीं है या रुचि नहीं है। देख सकते हैं, कुसंग तो प्रेरक होगा, कुसंग प्रेरक हो ही नहीं सकता है। मतलब कुसंग का मतलब है गलत संगति। तो गलत संगति किसी व्यक्ति को कैसे प्रेरित करेगी? तो सीधे सीधे हमारा सही उत्तर हो जाएगा कुसंग जो है वो बालक के लिए प्रेरक नहीं होगा। बाकी देख सकते हैं, उच्च पद बालक को प्रेरित कर सकता है, सम्मान भी हमारे लिए प्रेरक का काम कर सकता है और रुचि भी प्रेरक का कार्य कर सकती है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं वे कहलाते हैं सामाजिक प्रेरक, जन्मजात प्रेरक, व्यक्तिगत प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, विभिन्न परिस्थितियों में जो प्रेरक क्या हो रहे हैं, विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग विकसित हो रहे हैं, यूँ समझ सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न, मतलब कोई व्यक्ति अलग परिस्थिति में है तो उसमें अलग प्रेरक, कोई दूसरी परिस्थिति में है तो उसमें अलग तरह का प्रेरक विकसित होते हैं। तो वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? वो व्यक्तिगत प्रेरक कहलाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति विशेष के अंदर अलग प्रेरक विकसित हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्न में से जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती वह है। कौन सा इनमें से ऐसा ऑप्शन है जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करेगी? चरित्र निर्माण में, उचित शिक्षा में, अनुशासन में या कुशासन में? तो सही उत्तर हो जाएगा
कुशासन में अभिप्रेरणा जो है योगदान नहीं करेगी। अभिप्रेरणा क्या करेगी? शिक्षा में योगदान करेगी, चरित्र निर्माण में, अनुशासन में। तो कुशासन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें से कौन से कारक अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं? आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा आवश्यकताएं भी प्रभावित करती हैं, आकांक्षा स्तर और रुचि भी, और संवेगात्मक स्थिति भी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं हैं। उत्सुकता एवं निरंतरता, शक्ति का संचालन, क्रिया केंद्रित प्रक्रिया, आवश्यकता की पूर्ति। सही आंसर हो जाएगा जो अभिप्रेरित व्यवहार की विशेषताएं क्या होती हैं? आवश्यकता की पूर्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षा का कार्य है। इनमें से शिक्षा का क्या कार्य है? अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग करना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिलाना। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करेगा आप लोगों को, ठीक है। तो देखो शिक्षा का क्या कार्य है? हम जो अर्जित करते हैं, जो ज्ञान या कौशल हम अर्जित करते हैं, उनको हमारे अंदर स्वाभाविक बनाना, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना शिक्षा का कार्य है। नेक्स्ट है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अचेतन मन, मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी, ये रिपीट हो रखा है क्वेश्चन। तो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की बात हमने की थी, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड का सिद्धांत था मनोविश्लेषणवाद, ठीक है। तो किस अचेतन मन का अध्ययन किस में किया जाता है? तो सीधे सही आंसर देख लेते हैं, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि है। वह विधि जिसमें व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति की पूर्ण सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, वह कौन सी है? अवलोकन विधि, निर्धारण मान, व्यक्ति इतिहास या फिर साक्षात्कार विधि। और मैं बता चुका हूँ आप लोगों को इस विधि के बारे में कि व्यक्ति इतिहास विधि में हम क्या करते हैं कि व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसका पूरा इतिहास एक तरह से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। क्या इसमें अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाएगा? दंड व आरोप, पुरस्कार व प्रशंसा, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा, अधिकारी बनने की इच्छा। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेरक के वर्गों से नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रेरक के वर्ग में नहीं आएगा? सामाजिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक, विद्यालयी प्रेरक या जन्मजात प्रेरक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयी प्रेरक। ऐसा कोई प्रेरक हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैं अभी प्रेरणा पे एक लेक्चर ले चुका हूँ थ्योरी सेक्शन में, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसा हमने कोई भी प्रेरक नहीं पढ़ा है। तो सामाजिक प्रेरक होते हैं, अर्जित प्रेरक होते हैं, जन्मजात प्रेरक होते हैं, लेकिन विद्यालयी प्रेरक नहीं होते हैं। तो प्रेरक वर्ग में विद्यालयी प्रेरक नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, कक्षा शिक्षण में बालकों को प्रेरित करते समय निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? बालक से कठिन अभ्यास कराना, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, बालक की अधिकाधिक कमियां ढूंढना, सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा देना। तो ये देखना है कि इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। मतलब बालक को प्रेरित करते समय आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि बालक में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और उसके लिए उसे मौके दिए जाने चाहिए, है ना। और मौके किस तरह के? मान लो उसे खुद से पढ़ने के मौके, खुद से उसको कुछ प्रेजेंट करने के मौके, इस तरह के मौके दिए जाने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह कौन सा है? सूचनात्मक साक्षात्कार, परामर्श साक्षात्कार, उपचारात्मक साक्षात्कार या निदानात्मक साक्षात्कार। तो सही आंसर हो जाएगा, हम इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा निदानात्मक साक्षात्कार। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोत्तम माने जाने वाला व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्गीकरण किसकी देन है? ठीक है, और यहाँ पर व्यक्तित्व का हमारा रह गया है थ्योरी सेक्शन में, व्यक्तित्व भी पढ़ेंगे हम, और व्यक्तित्व के सिद्धांत और वर्गीकरण भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ये वाली सीरीज हम जल्दी कंप्लीट कर लें उसके बाद, ठीक है। तो जो सर्वोत्तम व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है, सर्वोत्तम किसका है, किसका जो है वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाता है, उसको बताना है। अल्पोर्ट का, कैटलवा अल्पोर्ट का, जुंग का, या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा जो जुंग का वर्गीकरण है वह
सर्वोत्तम माना जाता है। और जुंग के वर्गीकरण में उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, 3 प्रकार में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये जो 3 व्यक्तित्व के प्रकार हैं ये जुंग का वर्गीकरण है और इसी को वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, समाज मिति से सामान्य जिन तथ्यों का पता चलता है वो है तटस्थता, नायक गुण, तिरस्कृत या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए समाज मिति विधि में क्या करते हैं, समाज मिति विधि में एक समाज के बीच में किसी अच्छे व्यक्ति का चयन करना समाज मिति विधि के द्वारा होता है। बहुत सरल सा एग्जांपल, जैसे हम अगर 10 लोगों के बीच में बोलें कि आपको सबसे अच्छा कौन लगता है, तो चुनाव टाइप का कि आपको इन 10 लोगों में से एक व्यक्ति को चुनना है, तो वो जो चुनाव की प्रक्रिया वो हम क्या कर रहे हैं, इस विधि को कहते हैं समाज मिति विधि। प्रॉपर एक तरह से सभी लोगों का मत जान के जिसके पक्ष में ज़्यादा मत आएंगे उसी को हम, नायक गुण भी उसमें देखा जाता है, तटस्थता, तिरस्कृत, किसको हम तटस्थ रख रहे हैं, किसको हम अपना रहे हैं, किसको तिरस्कृत कर रहे हैं, मतलब जिसको हम चुनेंगे उसको मतलब हम अपना रहे हैं, जिसको नहीं चुनेंगे या जिसको एलिमिनेट करेंगे उसको क्या तिरस्कृत कर रहे हैं। तो सभी, इनमें से सभी तथ्यों का पता चलता है किससे, समाज मिति विधि के द्वारा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, आकांक्षा स्तर या क्रोध। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोध क्या है, स्वाभाविक प्रेरक है या जन्मजात प्रेरक है। तो स्वाभाविक प्रेरक है क्रोध, बाकी क्या है, मद व्यसन हम सीखते हैं, ये सब हम अर्जित करते हैं। नेक्स्ट है, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है, अभिप्रेरणा, शिक्षण विधि, पाठ्यपुस्तकें या सहपाठी। तो सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा, है ना, हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है, हंसने का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत। सही उत्तर हो जाएगा हंसने का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है, अभिप्रेरणा का। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी शारीरिक सिद्धांत भी है अभिप्रेरणा का, आवश्यकता का सिद्धांत भी है। ठीक है, खासकर मैस्लो की थ्योरी आंतरिक प्रेरणा का सिद्धांत भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है वह है भूख, पुस्तक, प्यार और काम। देखिए क्या है, पुस्तक आपका जन्मजात, पुस्तक जन्मजात थोड़ी ना होती है हमारे पास, है ना, तो पुस्तक क्या होगा, जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। बाकी भूख, प्यार और काम जो है हमारा जन्मजात प्रेरक होते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं। फिर से रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्या है, अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के, तो व्यक्तिगत या व्यक्तित्व प्रेरक। नेक्स्ट है, प्रेरणा की विधियां हैं, रुचि, सफलता, सामूहिक कार्य या इनमें से सभी। प्रेरणा की कौन सी विधि है इनमें से, ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी क्या है, प्रेरणा की विधि है। रुचि विकसित करना, सफलता प्राप्त करना, सामूहिक कार्य देना, ये प्रेरित करने की विधियां हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से जो बालक को प्रेरित नहीं करता वह है पुरस्कार, प्रतियोगिता, अरुचि या रुचि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुचि प्रेरित नहीं करती है बालक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यक्ति की वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। क्या इनमें से वह दशा है, अभिप्रेरक है, अधिगम है, स्वधारणा है या आदत है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिप्रेरक वह दशा है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार का लक्षण है उत्सुकता, दिवास्वप्न, भ्रांति या कुसमायोजन। तो सही उत्तर हो जाएगा, अभिप्रेरणा से क्या होता है, उत्सुकता होती है, मतलब अगर हम किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हैं तो हमें उस कार्य को करने के लिए उत्सुकता होगी, एक्साइटेड हम उस कार्य को करने के लिए होंगे और उस कार्य को करने में तेजी भी रखेंगे और पूरे मन से भी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है, शारीरिक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऐच्छिक सिद्धांत या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा जो हमारा ऐच्छिक सिद्धांत है अभिप्रेरणा का, वो क्या करता है, संकल्प शक्ति पर बल देता है। चलिए आगे देखते हैं, मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन कहलाते हैं। ऑप्शन देख सकते हैं, फ्राइड तथा जुंग, कर्ट लेविन, मैकडूगल,
और स्किनर मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा के सिद्धांत का प्रवर्तक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मैकडूगल को बोला जाता है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत का प्रवर्तक या जनक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, समायोजन की प्रक्रिया है गतिशीलता, स्थिर, स्थानापन्न, मानसिक। समायोजन की प्रक्रिया निम्न में से कैसी है? तो समायोजन की प्रक्रिया में क्या है? गतिशीलता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्मुखी बालक होता है सभी के साथ मिलकर चलने वाला? नहीं, बिल्कुल नहीं। समस्याओं को पारस्परिक रूप से समझने वाला, एकांत में विश्वास करने वाला। सही उत्तर हो जाएगा हमारा एकांत में विश्वास करने वाला जो बालक होता है उसको हम अंतर्मुखी कहते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक वाचाल प्रसन्न चित्त करने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। देखिए, ये तो वाचाल है, मतलब बिल्कुल बोलने में बिल्कुल वाक्पटु बोल सकते हैं। प्रसन्न चित्त करने वाले, सामाजिक प्रवृत्ति के धनी, मतलब समाज के साथ अच्छे से मिलना जुलना, जो उनका बातचीत करने का ढंग है, वो उसके धनी जो व्यक्ति हैं उसका व्यक्तित्व कैसा होगा? अंतर्मुखी होगा, बहिर्मुखी होगा, संतुलित होगा, या इनमें से सभी होगा? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो क्या है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्तित्व है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है झगड़ालू प्रवृत्तियों में, पलायनवादी प्रवृत्तियों में, आक्रमणकारी के रूप में, या उपयुक्त सभी से? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के हैं। कुसमायोजन को प्रकट कर रहा है व्यक्तित्व। अगर व्यक्ति के अंदर झगड़ालू प्रवृत्तियां हैं तो उसका व्यक्तित्व कुसमायोजनवादी है। इसके अलावा अगर पलायनवादी है, मतलब भागने वगैरह की आदत है तो भी, और आक्रमणकारी के रूप में भी, तो ये क्या है? व्यक्तित्व का कुसमायोजन के लक्षण है। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, समायोजन की विधियां हैं उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन, या इनमें से सभी? तो समायोजन की क्या क्या विधियां हैं? सही उत्तर हो जाएगा ये सभी जो विधियां हैं वो समायोजन की विधियां हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, समायोजन दूषित होता है कुंठा से, संघर्ष से, उपयुक्त दोनों से, या धन से? मतलब समायोजन तो समझते हैं ना, समायोजन करना मतलब किसी परिस्थिति से अगर आप दूसरी परिस्थिति में जा रहे हैं, आपके पास कठिन थोड़ी परिस्थितियाँ, तो आप आसानी से अनुकूलन बना लेते हैं, इसी को हम समायोजन कहते हैं। तो ये बोला जाता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो हर परिस्थिति में आसानी से समायोजन कर लेता है। तो देखिए, सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंठा से और संघर्ष से दोनों से ही समायोजन दूषित होता है। समायोजन सही से नहीं कर पाता अगर व्यक्ति के अंदर कुंठा है और उसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? उत्तरदायित्व की स्वीकृति, उचित संवेगों का प्रदर्शन, वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता। सही उत्तर हो जाएगा वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन। देखिए, व्यक्तिगत उद्देश्यों का प्रदर्शन जो है एक समायोजित व्यक्ति कभी नहीं करता है। मतलब वो तो क्या हो गया, वो तो सेल्फिश टाइप का व्यक्तित्व हो गया ना, तो उसे समायोजित व्यक्ति नहीं कहेंगे हम। जो उत्तरदायित्व को स्वीकृति करता हो, उचित संवेगों का प्रदर्शन करता है, सामाजिक रूप से जो मतलब संवेग उचित हो उन्हीं का प्रदर्शन करता हो, दूसरों के साथ संबंध बनाने की योग्यता, ये सभी के हैं समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं हैं। बाकी ये जो है वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन, ये समायोजित व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, जब बालक अपनी असफलताओं के दोष को किसी और के ऊपर लादने की कोशिश करके अपने तनाव को कम करने का प्रयास करता है, यह विधि कहलाती है। देखिए, होता है ना अमूमन कुछ भी अगर हमारी कमी है, ठीक है, या असफलताएं हमारी है, मान लीजिए परीक्षा में हमारे पूरे मार्क्स नहीं आए, तो हम क्या करते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया है ना, उसकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, या कुछ भी बोल देंगे बच्चे तो, है ना। तो उसके क्या है, तनाव को, अपना तनाव कम करने के लिए हम दोष दे देते हैं कि मेरे पास तो अच्छी किताबें ही नहीं थी, है ना, मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो ये जो हम दोष देते हैं, हम दरअसल क्या कर रहे होते हैं, अपने तनाव को कम कर रहे होते हैं। और यह एक विधि है, और यह क्या कहलाती है? ऑप्शन देख सकते हैं, रचनात्मक समायोजन, मानसिक मनोरचनाएं, स्थानपन्न समायोजन, या इनमें से सभी? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको स्थानपन्न समायोजन कहते हैं। मतलब जो जहाँ हमारी कमी रह गई है
जहाँ हमारी कमी रह गई है उस कमी को हम केवल अपना तनाव कम करने के लिए हम किसी पे दोष मढ़ देते हैं ना। हम बोल देते हैं कि हमारे पास किताबें अच्छी नहीं थी, या फिर पढ़ाई का उतना टाइम नहीं था, या फिर कुछ भी। तो वो क्या हो गया, स्थानापन्न समायोजन। हम समायोजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समायोजन का यह स्थानापन्न समायोजन प्रकार है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होता है वो है, जो वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होगा। जन्मजात प्रेरक, प्राकृतिक प्रेरक, अर्जित प्रेरक या उपयुक्त सभी। देखिए, जन्मजात प्रेरक जो जन्म से हमारे साथ हैं, प्राकृतिक प्रेरक जो क्या है, जो नेचुरल हैं, नेचुरल और जन्मजात आप एक ही मान सकते हैं। अर्जित प्रेरक जो हम अर्जित करते हैं, सीखते हैं। तो वातावरण के संपर्क में जाने से अर्जित प्रेरक विकसित होंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऐसे प्रेरक जो व्यक्ति जन्म से साथ लेकर आता है। मैंने बताया अभी जन्मजात प्रेरक होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है। निम्न में से मनस्तापी बालकों की समस्या कौन सी नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए। सीखने की धीमी गति, शारीरिक दोष, मौलिकता, अमूर्त चिंतन का अभाव। मनस्तापी बालक। अच्छा, मनस्तापी को हम बोलते हैं साइकोसिस। क्या कहते हैं? साइकोसिस। साइकोसिस टर्म हम यूज़ करते हैं। या मनोविक्षिप्तता। मनोविक्षिप्तता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान रखेंगे। मनोविक्षिप्तता भी हम बोलते हैं और साइकोसिस भी बोलते हैं। साइकोसिस एक ऐसी स्टेज है, क्या है ये? साइकोसिस या मनोविक्षिप्तता। आप हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो साइकोसिस या मनोविक्षिप्तता या मनस्तापी, ये एक ऐसी स्थिति होती है, इसमें क्या होता है कि मतलब मन तय नहीं कर पाता है। मनस्तापी मन तय नहीं कर पाता है कि क्या सही है और क्या गलत, या यूँ कहें कि मन ये नहीं समझ पाता है कि क्या वास्तविक है और क्या आभासी। ठीक है, वास्तविक और आभासी दो तरह का होता है ना, कि एक तो सच है बिल्कुल, और एक सच जैसा लग रहा है हमें कि यही सत्य है। तो वास्तविक, क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है, इसमें मन तय नहीं कर पाता है। इसको कहते हैं मनोविक्षिप्तता। ठीक है, और ऐसा बहुत बार होता है। ऐसे सामान्य रूप से कभी होता है ना कि आप लोग मतलब सपने में कुछ देख रहे हो, है ना, और बहुत सारे लोगों को तो विश्वास होता है कि अब ऐसा होने वाला है। मतलब वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। आई होप आप लोगों को बात समझ आ रही हो। तो मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है इनमें से। देखिए, अगर वो मनस्तापी होगा तो वो तय नहीं कर पाएगा कि क्या वास्तविक है और क्या काल्पनिक है। और वास्तविक और आभासी अगर वो तय नहीं कर पाएगा तो सीधी सी बात है, सीखने की गति स्वतः ही धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो सही उत्तर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। जो सही उत्तर होगा, देखिए, सीखने की गति खुद ही धीमी हो जाएगी। शारीरिक दोष उसका है ही, क्या मनोविक्षिप्तता एक शारीरिक दोष है उसका। मौलिकता, अमूर्त चिंतन का अभाव। सही उत्तर हो जाएगा मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है, मौलिकता उनकी कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनस्तापी समझ है, साइकोसिस हम बोलते हैं, साइकोसिस। ठीक है, साइकोसिस बोल सकते हैं, या मनोविक्षिप्तता, जिसमें व्यक्ति यह तय नहीं कर पाता है कि क्या वास्तविक है और क्या आभासी है। ठीक है, सत्य जैसे को भी सत्य समझने लगता है, यूँ समझ लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित से बाह्य प्रेरक है, इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरक है? दंड एवं आरोप, पुरस्कार एवं प्रशंसा, सम्मान, इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी क्या हैं? बाह्य प्रेरक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में शिक्षक बालकों के समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा। ठीक, किस स्थिति में कार्य समायोजन के लिए कार्य नहीं करेगा कोई शिक्षक? तो ऑप्शन देख लीजिए। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करना, संवेगात्मक स्थिरता लाने का प्रयास, कठोर दंड देकर कार्य करवाना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना। तो कोई भी शिक्षक जो है कठोर दंड देकर कार्य नहीं करवाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। समायोजन नहीं कर पाने का कारण है, क्या है? द्वंद्व है, तनाव है, कुंठा है, या उपयुक्त सभी हैं। तो उपयुक्त सभी हैं। अगर व्यक्ति के अंदर द्वंद्व है, ठीक है, द्वंद्व समझते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि दो विरोधी इच्छाएं, ठीक है, दो विरोधी इच्छाओं के बीच में संघर्ष चलता रहता है कि मतलब यह काम करूं या ये काम करूं। तो दो विरोधी इच्छाओं के बीच में जब भी आपका संघर्ष चलेगा तो वो क्या होगा? द्वंद्व, तनाव, कुंठा। ये
तीनों ही अगर हमारे अंदर मौजूद हैं तो हम आसानी से समायोजन नहीं कर सकते। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से संबंधित रुचि कहलाती है जन्मजात रुचि, अर्जित रुचि, शैक्षिक रुचि या इनमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यक्ति मूल प्रवृत्ति से संबंधित, मतलब मूल प्रवृत्ति से संबंधित क्या होगा, हमारी जन्मजात रुचि होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्यक्तित्व का कुसमायोजन प्रकट करता है। कुसमायोजन की बात कर रहे हैं। झगड़ालू प्रवृत्तियों, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्या था आंसर, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से कुसमायोजित बालक है, इनमें से बताना है, यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न भी है। इनमें से कौन सा कुसमायोजित बालक है। परिवेश के अनुकूल, परिवेश को होना चाहिए, ये परिवेश को अनुकूल बनाने में समर्थ होता है, असामाजिक, स्वार्थी व सर्वथा दुखी होता है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो देता है, या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिवेश अनुकूलन करने में भी असमर्थ हो जाएगा, असामाजिक होगा, स्वार्थी भी होगा और सर्वथा दुखी होता है, जो कुछ समायोजित बालक के लक्षण है। ठीक है, साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर भी मानसिक संतुलन खो देता है। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जो विशेषताएं हैं वो एक कुसमायोजित बालक की विशेषताएं हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।